नवंबर के महीने में 2 राज्यों के चुनाव और 15 राज्यों की 50 सीटों पर उपचुनाव है। यूपी की 9, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, एमपी, सिक्किम, केरल की 2, छत्तीसगढ़, मेघालय, केरल और उत्तराखंड की 1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव है। 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चर्चा के चौराहे पर यूपी की 9 सीटों का शोर है। तो कटेंगे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे ही हैं। बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है, एकजुट होना है। उत्तर प्रदेश से निकला बटेंगे तो कटेंगे का नारा। बटेंगे तो कटेंगे। भारत की राजनीति में मौजूदा चुनावी राज्यों के भीतर वोट की साधना और विजयी यज्ञ के आह्वान के साथ बीज मंत्र की तरह जपा जा रहा है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो कह रहे कि बटोनी कटोनी तो पीढ़ी परिवार की नहीं बटेगा। थोड़ी दूर तो बचेगा ना कटेगा, और जो ऐसी बातें चलेगा बाद में पिटेगी। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे ने राजनीति की उस पिच को तैयार कर दिया है जहां पक्ष हो या विपक्ष, बैटिंग सबको करनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? भले योगी आदित्यनाथ के नारे की गूंज आपको 2 बड़े चुनावी राज्यों में इस वक्त सुनाई दे रही हो, लेकिन असली परखनली परीक्षण तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव में ही होना है, जहां पता चलेगा कि बहुसंख्यक वोट क्या वापस बीजेपी के हिस्से में मजबूती से जुड़ा या नहीं। क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए के मुकाबले पिछड़ा दलित अगड़ा वाला पीडीए चल पाया? अखिलेश यादव की लोकसभा में रिकॉर्ड जीत वाकई तीर थी या तुक्का? क्या इंडिया गठबंधन के भीतर अब भी पिछड़ों, दलितों का वोट आपसी ट्रांसफर करने का समन्वय बना हुआ है? यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश में आता है तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रोज एक नया पोस्टर बैनर लगता जाता है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश 27 के सत्ताधीश। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि पीडीए की ताकत से बीजेपी घबराई हुई? क्या विपक्ष के पास ऐसा कोई वोट चुंबक है जिसकी तोड़ हिंदुओं को एक करने के नारे में है? इसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजों के गणित से समझते हैं, जहां यूपी में इंडिया गठबंधन को एक मुश्त 92% मुस्लिम वोट गया, जबकि एनडीए को केवल 2% हिस्सा मुस्लिम वोट का मिला।
वहीं बीजेपी के हिंदू वोट के हिस्से 2019 के मुकाबले कोयरी कुर्मी वोट 19% तक घटे। अन्य ओबीसी वोट 15% घटा। यादव वोट 9% कम हो गया। गैर जाटव दलित वोट 20% तक घट गया। यानी हिंदू वोट बटा तो बीजेपी के खाते से 2019 के मुकाबले 29 सीट कट गई। इसीलिए बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि जिस हिंदू वोट को 2014 से 19 तक बांध कर रखा, उसे वापस और बिखरने से पहले फिर से जोड़ लिया जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। 23 नवंबर को जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो केवल 9 सीटों का परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व बनाम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बीच सामने आया नया वोट गणित भी क्रॉस चेक हो जाएगा। इस चुनावी चर्चा में सबसे बढ़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उनके बयान न केवल उनकी अपनी पार्टी के नेता मंत्र की तरह दोहरा रहे हैं, बल्कि विरोधी भी उसी के इर्द गिर्द जवाब गढ़ रहे हैं। पर बयान एक तरफ है और नतीजों की अग्नि परीक्षा दूसरी तरफ। यूपी की 9 सीटों के नतीजे योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जैसे हम लोग आए, हमने कभी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। योगी आदित्यनाथ देश भर के अलग अलग चुनावों में लॉ ऑर्डर के यूपी मॉडल का जिक्र करते हैं, चाहे नो दंगा का दावा हो या माफिया को खत्म करने का बुलडोजर वाला वादा। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। योगी का हर बयान चुनावों का एजेंडा सेट कर रहा है। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? योगी बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, लिहाजा जिम्मा केवल अपने राज्य का नहीं सभी राज्यों का है। लेकिन यूपी की 9 सीटों का महत्व योगी अच्छी तरह समझते हैं कि हर एक सीट की जीत हार का विश्लेषण उनके ही इर्द गिर्द होगा। समझते हैं कि इन नतीजों में 2027 के संकेत तलाशे जाएंगे। इसीलिए चुनावों के ऐलान से पहले ही उन्होंने कमान अपने काबू में होने के संकेत देने शुरू कर दिए। दरारों को भरने का प्रयास किया,
अपने डिप्टियों से मतभेद के कयासों को दूर करने की कोशिश की। और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को यूपी में जोर का झटका लगा, तब हार के तमाम कारणों के बीच जातियों में बढ़ती हुई जनता का मुद्दा भी मंथन में उठा। नतीजों के बाद से ही योगी आदित्यनाथ इसी बंटवारे को पाटने में जी जान से जुटे हैं। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। ये नारा बीजेपी का मूल मंत्र बन चुका है और विपक्षी इसी नारे को तोड़ मरोड़ कर जवाब देते हैं। जब यूपी की 9 सीटों का चुनाव टला, तब भी यही हुआ। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने और ये तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था, ये पहले भी चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे। क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? योगी जानते हैं कि उनके विरोधी जब तक उनकी पिच पर खेलते रहेंगे, फायदा उनका ही, क्योंकि 9 में से जितनी सीटें बीजेपी जीतेगी, स्थिति योगी की उतनी मजबूत होगी। पार्टी पदाधिकारियों से योगी ने शुरुआत में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चुनाव जीतना न केवल राजनीतिक उपलब्धि होगा, बल्कि ये संकेत कि जनता का विश्वास कायम है। याद करिए लोकसभा चुनावों के बीचों बीच किस तरीके से एक चर्चा चल पड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर बीजेपी हटाने वाली है। पार्टी के भीतर तब पता नहीं इस बात को कितनी गंभीरता से लिया गया, लेकिन यूपी ने बीजेपी को उम्मीद से कहीं कम सीटें दी। इसीलिए ये जो उपचुनाव है वो कहने के लिए तो केवल 9 सीटों पर ही है, लेकिन जिसका अगला टेस्ट है इसमें वो है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी के लिए यूपी की इन 9 सीटों के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हरियाणा की जीत से उत्साहित पार्टी यूं तो हर एक सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन यूपी में लोकसभा के सेटबैक के बाद उपचुनाव के नतीजे पार्टी के लिए 2027 के सेमीफाइनल से कम नहीं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है। 240 सीटों के साथ बीजेपी 2024 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई। गठबंधन के साथियों संग केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार भी बन गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों ने ऐसा जख्म दिया जिसे विपक्ष बार बार कुरेदता है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, और जब 29 में फिर चुनाव आएगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अयोध्या नगरी वाली फैजाबाद सीट में मिली हार को हिंदुत्व वाले एजेंडे के हार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। इसी क्षेत्र में पड़ने वाली मिल्कीपुर सीट का चुनाव तो फिलहाल नहीं हो रहा, लेकिन यूपी की हर सीट पर जीत हार पार्टियों के हाथों में वार पलटवार का हथियार थमाएगी। बीजेपी ने जुलाई महीने में जब तैयारी शुरू की थी, तभी 100% जीत का प्रण कार्यकर्ताओं से उठवाया था। विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने संगठन के स्तर पर अपने संगठन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अधिकतम सदस्यता भी हम उन विधानसभाओं में करा रहे हैं
और सामाजिक दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विषयों को लेकर, जैसे हमारे मोर्चों के सम्मेलन हैं, प्रकोष्ठों की बैठकें हैं, तो हम लोग अपने संगठन को एक्टिवेट करके मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए ये हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उनमें 2022 के विधानसभा चुनावों में सीसामऊ, कटहरी, करहल, कुंदरकी समाजवादी पार्टी ने जीते थे। बीजेपी ने जीता था फूलपुर, गाजियाबाद और खैर। मीरापुर में जीत मिली थी आरएलडी को और मझवा सीट जीती थी निषाद पार्टी ने। इस बार बीजेपी ने आरएलडी को तो मीरापुर सीट दी है, पर मझवा पर बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। मझवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन सुष्मिता मौर्य जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही हैं। यहां आम जनमानस ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस ढंग से यहां पर एकत्रीकरण किया है, हम कह सकते हैं मां विंध्यवासिनी की कृपा से प्रचंड बहुमत का साथ एक तरफा जीतेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर पूरे देश में है और लोगों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर ढंग से शासन प्रशासन दे सकती है। बहन सुष्मिता मौर्य जी को इस बार आम जनता मझवा में आशीर्वाद देने जा रही है। बीजेपी ने जो सीटें जीती थी, उन पर जीत के फासले पर भी गौर करिए। 22 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने फूलपुर की सीट 2732 ही वोटों से जीती थी। हालांकि खैर सीट 74,341 वोटों से और गाजियाबाद सीट 1,05,537 वोटों के बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी। वहीं करहल और कुंदरकी समाजवादी पार्टी ने लंबे अंतर से जीते। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और आप देखेंगे जब 13 तारीख को जो वोटिंग का दिन है, इसमें जनता का साथ और आशीर्वाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हमारी मोदी योगी सरकार को मिलेगा और इस उपचुनाव में विश्वास दिखेगा मत के रूप में। और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो झूठ है, ये झूठ का गुब्बारा फूट चुका है और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये केवल और केवल अपने झूठ के बल पर राजनीति करते हैं। तो ये झूठ इस बार चुनाव में नहीं चलेगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सेटबैक का आकलन विस्तार से किया है और लोकसभा की गलतियों को दुरुस्त करने के प्रयास के भी संकेत दिए हैं। उपचुनाव के नतीजे ये निर्धारित करेंगे कि क्या पार्टी का भूल सुधार सतही है या प्रभावी। योगी आदित्यनाथ ने जब बंटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा दिया, तब लक्ष्य था जाति के भेद को भुलाकर जनता को केवल हिंदू की पहचान देना। तो टेस्ट इस बात का भी होना है। दरअसल ओबीसी आरक्षण की बात करके और जातीय गणना का बार बार मुद्दा उठाकर विपक्ष इस वर्ग को अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटा है। यूपी उपचुनाव में इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि ओबीसी वर्ग का विश्वास किसके पास। लोकसभा चुनावों के नतीजों का आकलन बताता है कि यूपी में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वर्ग के बीच जो पकड़ बनाई थी, वो ढीली पड़ गई। उपचुनाव में उस पकड़ को दोबारा बनाने का प्रयोग भी होगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों की संख्या लगभग 45% बताई जाती है। कोई भी पक्ष इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओबीसी वर्ग का जो इतना जबरदस्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है, अगर यह प्रतिनिधित्व जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हैसियत में थी उस समय देती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सपा की सरकार रहते हुए 73 लोकसभा सीटें 2014 में जीत पाती क्या? अगर इन्होंने पिछड़ों का हक 2012 से 2017 के बीच में दिया होता, तो क्या 2017 में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ 325 विधायक जिता पाते क्या? हरियाणा में बीजेपी की जीत में ओबीसी वर्ग ने बढ़ चढ़कर पार्टी का साथ दिया था। पार्टी यूपी बाई इलेक्शन में इस वर्ग तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सहयोगियों को समझाने का प्रयास कर रही है कि ओबीसी वर्ग से जुड़ी चिंताएं साझा बैठकों में प्रकट करें, न कि सार्वजनिक मंचों पर, क्योंकि इसका काफी नुकसान पहले ही गठबंधन झेल चुका है। हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही केंद्रीय स्तर पर
एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन का विषय उठाती आई है। इसे संसद में भी मैंने उठाया है अपनी पार्टी की ओर से कई बार, और हम इस विषय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पर विपक्ष भी ओबीसी वोटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी हर राज्य में जाति गणना की बात दोहराते रहते हैं। देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। इसीलिए हमने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। राहुल गांधी का ये बयान यूं तो महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के दौरान दिया गया, लेकिन निशाना उत्तर प्रदेश तक है। समाजवादी पार्टी भी ओबीसी वोटों के लिए लगातार प्रयासरत है। यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों का सबसे बड़ा हथियार यादव बनाम गैर यादव ओबीसी वर्ग है, और समाजवादी शासन के दौरान के उदाहरण भी। जैसे 86 एसडीएम में 56 यादव हुआ, सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने खुलेआम इस बात को कहा, तो ये क्या दिखता है? और लोगों में योग्यताएं नहीं है, तो जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी बांटने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है। बयानों के घमासान के बीच ओबीसी वर्ग किस पर भरोसा करता है, ये वोटों से तय होगा। कोशिश तो फिर अगले चुनावों तक निर्बाध चलेगी, लेकिन इस मुद्दे पर विमर्श को चुनावी नतीजों से नई दिशा मिलेगी।